आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। हवाओं का रुख धीरे धीरे फिर बदलने लगा। आरव जोर से कांपते हुए चीखा, नहीं नहीं, यह झूठ है। मेरे नाना जी मुझसे सच नहीं छिपा सकते। आरव अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। वाह निरंजन वाह, मानना पड़ेगा, मुझे कमजोर करने के लिए तुमने इतनी घटिया चाल चलनी चाहिए, मगर तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं, समझे? उसकी तेज आवाज सुनकर भी निरंजन के चेहरे पर एक शिकन नहीं आई, बल्कि वह उसी आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराए जा रहे थे। वह हंसकर बोले, यह बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो आरव, कि मैं जो कह रहा हूं वह सब सच है। तभी तुमने अपने उन पिल्लों को मेरी हवेली के बाहर सच पता लगाने के लिए भेजा था। यह सुनते ही आरव की हंसी एक पल में गायब हो गई। अब उसके चेहरे के भाव दोबारा बदलने लगे। निरंजन दोबारा हंसकर बोले, वैसे मानना पड़ेगा, चाल चलनी भी अच्छी आती है तुम्हें, मगर भूलो मत, रिश्ते में मैं भी तुम्हारा नाना ही लगता हूं। मेरी बेटी तुम्हारी ही सौतेली माँ है आरव। बस इतना ही सुनना था कि आरव की नसें तन गईं। आंखों में अंगारे लिए वह निरंजन को देखकर बोला, ना कल मेरा तुमसे और तुम्हारी उस बेटी से कोई रिश्ता था, ना आज होगा, तो अपनी ये बकवास बंद करो। यह सुनकर निरंजन फटाक से बोल उठे, सच का रूप बदल देने से सच नहीं बदलता आरव। चलो छोड़ो इन बातों को, इस पर बहस किसी और दिन करेंगे। आज जो मैं तुम्हें बताने आया था वह बता दिया है। मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, मगर हाँ, तुम्हारी उस माँ और नाना का कातिल आज भी जिंदा है। सच यही है कि तुमसे सारे सच छिपाए गए आरव। यह सुनकर आरव तुरंत बोल उठा, क्या मैं जान सकता हूं यह इतना बड़ा एहसान? वह दोबारा एक हूं के साथ अपनी बात ठीक करता हुआ, मेरा, क्या मैं जान सकता हूं कि आज तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार कैसे उमड़ आया कि जो सच तुमने सालों तक मुझसे छिपाया, आज उसे बताने तुम खुद यहाँ चले आए? निरंजन उसकी बात सुनते ही, अब निरंजन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह एक हल्की सांस छोड़कर बोले, मैं बस तुम्हें सच बताने आया था जो मुझे सालों से सोने नहीं दे रहा था आरव। आखिर तुम्हारे नाना मेरे बचपन के दोस्त थे। उनकी मौत मेरे लिए भी उतनी ही दुखद है जितनी तुम्हारे लिए। भले ही मैंने उन्हें लालच में आकर धोखा दिया, मगर मैं आज भी दिल से यही चाहूंगा कि उनके खूनी को सजा मिले। उनकी बात सुनते ही आरव के होठों की मुस्कान टेढ़ी हो गई। वह मगर अब कुछ नहीं बोला। अचानक वह पलटा और वहां से वापस गाड़ी की तरफ जाते हुए वह दोबारा बोल उठा, अगर तुम्हें मुझे बस इतना ही बताना था तो शुक्रिया, मगर अब तुम यहां से वापस जा सकते हो। ये कहकर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ किसी धुंध की तरफ गायब हो गया। जिस हवा से वह यहाँ आया उन्हीं के साथ वह वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही अब जाकर निरंजन ने एक राहत की सांस छोड़ी। वह मन में बोला, ये इतनी जल्दी मेरी बातों में नहीं फंसेगा, जानता हूं मैं, मगर यह भी जानता हूं कि निशाना ठीक निशाने पर लगा है। यह कहते ही उसके होंठ मुड़ गए। वह भी वापस अपनी गाड़ी की तरफ पलटा ही था कि तभी उसके हाथ में पकड़ा उसका फोन बज उठा। उसने फोन पर शो हो रहे नाम को देखते ही तुरंत फोन उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई कि नस्ता से ऐसा सो आज आई। हेलो पापा। उसकी आवाज सुनते ही निरंजन एक भारी आवाज में बोले, नीलिमा, मैंने अपना काम तो कर दिया है बेटा, मगर मुझे लगता नहीं कि तेरा यह प्लान काम करेगा। वह आरव बहुत तेज है, तू उसे बचपन वाला आरव मत समझ, जिसके दिल ही दिल में बहला फुसला कर हमने नफरत भरी थी। यह सुनते ही नीलिमा एक कुटिल मुस्कान के साथ दोबारा बोली, पापा आप चिंता मत करिए, भले ही यह वह पुराना आरव नहीं, मगर अपनी माँ और उस मरे हुए नाना के लिए आरव किसी भी हद तक जा सकेगा। और बस हमें इसी सच का फायदा उठाते हुए उसे ऐसे फंसाना होगा कि वह खुद पूरा सच जानने के लिए रश्मिका के साथ शादी कर बैठेगा। बस अभी हमें उसे उलझाने के लिए उसके दिमाग में एक छोटा सा बीज बोना था, जो हमने कर दिया। अब आगे जो करेगा वह खुद आरव वह खुद यहाँ उसके साथ आकर रश्मिका की मांग भरेगा। उसके बाद बाकी का सच जानने के लिए मैं उसे उन पैसों को लेकर ब्लैकमेल करूंगी और फिर सारे पैसे हमारे।
यह कहते हुए नीलिमा के चेहरे की चमक दुगनी हो गई है। मगर निरंजन अभी भी उसी शांति के साथ बोले, जितना आसान तुझे यह लग रहा है उतना आसान ये है नहीं नीलिमा। अगर आरव के सामने पूरा सच आया भी तो सबसे पहले हमें खत्म करेगा। ऊपर से उसे आगे दिखाने के लिए हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। मगर अब तक मुझे भी ये बात समझ नहीं। वह सोचते हुए बोले कि आखिर उस रात आरव के नाना की मौत आखिर हुई कैसे थी, और उसने आरव से इतने समय तक झूठ क्यों कहा? क्यों उसे उसकी ही मांग से दूर किया? कुछ तो बहुत बड़ा राज हमसे अब भी छिप रहा है। उनकी बात सुनते ही नीलिमा अब आंखें बिंच कर एक हल्की सांस छोड़ती हुई बोली, पापा, इस बात का पता मैं सालों से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे नहीं लगता उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स के अलावा और कोई सुराग है भी। और हमें क्या कि उसकी माँ और नाना की मौत कैसे हुई, हमें बस पैसों से मतलब होना चाहिए जो हम उस बची हुई रिपोर्ट की मदद से आरव से निकलवाएंगे। यह सुनते ही निरंजन दोबारा बोले, तुम शायद सही कह रही हो। अभी बस हमें आरव को उलझा कर रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर केवल सच जानने का भार हो। यह सुनकर नीलिमा दोबारा बोली, पापा, अब आप वापस आ जाइए। आगे का काम खुद ब खुद आरव करेगा। बस एक बार रश्मिका वहां पहुंचे तो मैं आगे का काम शुरू करूंगी। यह कहकर उसने फोन रख दिया। वहीं फोन कटते ही निरंजन एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखते हुए बोले, मगर मुझे अभी भी लगता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा हमारी आंखों के सामने है, मगर छुपा हुआ। कोई ना कोई राज तो दबा कर गए हैं उसके नाना। आखिर खुशी की मौत हुई कैसे? यह सारे सवाल उनके दिमाग में घूमने लगे। उधर मसूरी से हाईवे पर अमन की गाड़ी हवाओं से बातें करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके ठीक बगल में रिम मुंह बनाए बैठी थी। जहां वह पहले पीछे की सीट पर बैठी थी, वहीं अमन ने गाड़ी रोककर उसे आगे बैठने को कहा, क्योंकि वह उसका ड्राइवर नहीं। यह बात सुनकर पहले तो रिम चिढ़कर उसे सुनाने जा रही थी, मगर फिर यह ख्याल आया कि इस वक्त उसके साथ अकेली है, इसलिए इस वक्त उसे उसकी ही मानने में अपनी भलाई दिखी। अमन बगल में बैठी रिम को देख बोला, वैसे भगवान भी ना बस बादल लेकर आते हैं, बारिश कभी होती ही नहीं। यह सुनकर रिम ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर अमन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वह दोबारा बोला, वैसे आप गाने सुनना चाहेंगी? मैं रेडियो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रिम फटाक से बोली, जैसे मेरे मना करने से आप बजाएंगे नहीं। यह सुनते ही अमन के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, यह बात तो है, मगर फिर भी सोचा आपकी राय ले लूं। उसकी बात फिर खत्म होती कि रिम फिर बोल उठती, क्यों, आप चुपचाप गाड़ी नहीं चला सकते? उसने एक खींच भरी मुस्कान के साथ पूछा। अमन कुछ पल रुका, मगर फिर दोबारा बोला, वह क्या है? एक उदासी के साथ अमन ने आगे कहा, मुझे एक गंभीर बीमारी है। यह सुनते ही रिम की नजरें ऊपर हैरानी में गईं, तो अमन दोबारा बोला, चुप रहने से मुझे नींद आती है। फिर मैं यह नहीं देखता कि मैं गाड़ी चला रहा हूं या बस करता ये हूं कि सो जाता हूं। एक बार तो मेरा एक्सीडेंट। आगे वह चुप हो गया। वहीं रिम की आंखें निकलने को हुईं। अमन फिर बोला, खैर, उस दिन तो मैं बच गया, मगर फिर मैंने कसम खा ली कि मैं दोबारा कभी ऐसे गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वैसे भी मैं मरना नहीं चाहता। यह सुनकर रिम अपनी सांसें गटक कर, मतलब? अमन ने उसे देख मन ही मन अपनी हंसी रोकते हुए, मतलब? वह शर्माया और बोला, मेरी अभी शादी नहीं हुई। वैसे आपको अगर वहां जाना है तो बताइए। आपके लिए, केवल आपके लिए मैं आज चुप भी रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रिम तुरंत हकलाकर बोली, अरे पागल हैं क्या आप? आप बोलिए, बोलते रहिए। अरे मेरी कौन सी शादी हुई है अभी? वह हड़बड़ाहट में बोली तो अमन दूसरी तरफ मुंह किए हंसने लगा। रिम उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, मगर पीछे से वह दोबारा बोली, मैं रेडियो ऑन करती हूँ, बातें भी शुरू करती हूँ, मगर आराम से ड्राइव करिए। हाँ, हमारे दूसरी ओर घना जंगल है। अमन तपाक से दोबारा बोला, मगर कहीं मेरे बोलने से आपको परेशानी ना हो? रिम दोबारा आंखें बड़ी किए, अरे कैसी परेशानी? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, आप बोलते जाइए। तभी अमन उसी उदासी के साथ बोला, नहीं रिम जी, आप खुश नहीं। अगर आप सच में खुश होती
तो खुद मुझसे बातें करती, मगर यहाँ तो आप। उसका चेहरा झुकता कि उससे पहले ही रिम ने आगे बढ़कर उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। वह डर लिए बोली, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, एक्सीडेंट हो जाएगा। अमन दोबारा, मगर आप। मैं बहुत खुश हूँ, चलिए बातें करते हैं। बताइए आपको क्या पसंद है, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार नाम सुनते ही अमन की आंखें रिम के चेहरे पर जम सी गईं। उसे अचानक शांत हो गया देख रिम घबरा कर बोली, क्या हुआ? तभी अमन, मेरा इस दुनिया में। यह सुनते ही रिम की नजरें अब झुक गईं। वह सॉरी बोलने को हुई कि तभी अमन फटाक से, बस दादी हैं, वह भी दिन रात मेरे सर पर भड़का करती रहती हैं। वैसे प्यार भी बहुत करती हैं और मारती भी सबसे ज्यादा वही हैं। वह अपनी धुन में दोबारा लग गया। वहीं रिम उसकी बात सुनते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। दादी के बारे में बताते हुए अमन के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जिसमें रिम खोने सी लगी। अचानक उसके मुंह से निकला, और आपके माँ बाप, वह कैसे हैं? यह सुनकर अमन उसे इस बार बिना देखे बोला, वह इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेला हूं। ओह। रिम ने बस हौले से उदासी में जवाब दिया तो अमन फिर बोला, आप अपने बारे में भी बताइए ना, आपका कौन हुआ इस दुनिया में? यह सुनकर रिम बिना एक पल घुमाए मुस्कुराते हुए, मेरे पापा हैं और एक छोटी बहन भी। माँ इस दुनिया में नहीं है। बचपन में एक हादसे ने उन्हें हमसे छीन लिया, मगर उनके जाते ही पापा ने सब संभाल लिया। यह सुनकर अमन बोला, आपके पापा अकेले हैं? यह सुनते ही रिम हंसकर यूं ही बाहर खिड़की के देखते हुए बोली, हम, मेरी बहन की भी जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी अभी उन पर ही है, मगर अब सब सही है, पहले से काफी। अब तो आधा काम नौकर देखते हैं, वरना पहले। वह चुप हो गई। एक पल की शांति के बाद रिम दोबारा बोली, जानते हैं, मेरे माँ पापा का प्यार बिल्कुल मेरे भगवान जैसा था। उनके जाने के बाद भी मेरे पापा ने कभी दूसरी शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने ही हमें अकेले पाला है। वह कहते हैं कि मेरी माँ की जगह उनकी जिंदगी में कभी कोई नहीं ले सकेगा। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। वहीं उसे रोता देख अमन बोला, मगर ये तो काफी अच्छी बात है ना? यह सुनकर रिम फटाक से बोली, बहुत अच्छी बात। उन दोनों के जैसा प्यार इस दुनिया में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। मैं हमेशा भगवान से मांगती हूँ मुझे भी कुछ ऐसा ही मिले जो मेरी इज्जत करे, वैसे ही जैसे मेरे पापा करते थे। हर दुख सुख उन्होंने साथ में काटे। मगर आगे वह शांत हो गई। अमन उसकी उदासी देख फटाक से बोला, वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड है? यह सुनते ही रिम उसे घूरते हुए, क्यों? तभी अमन मासूम सी शक्ल बनाकर, अरे मैं तो बस पूछ रहा था। रिम तुरंत बोली, नहीं। उसकी बात सुनकर अमन का मन ही मन नाचने का करने लगा। वह आगे बोला, अच्छा। तभी रिम फिर बोली, मुझे लगता है हमें रेडियो ही ऑन कर लेना चाहिए। यह कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहीं अमन उसकी बात सुनकर अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा कि तभी उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छू गईं। रिम और अमन दोनों ने झटके से हाथ पीछे खींचा और एक दूसरे का चेहरा चौंक कर देखने लगे। उधर श्रेयानिश दिशा के पास फ्रायल पहुंचाकर वहां से सीधे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। वह ड्राइव करता हुआ, हाँ, आज तो बच गए श्रेयांश, वरना दिशा और रिम उस दिन की तरह सुना सुना कर ही तेरी बारात निकाल देती। मगर इस बार सारी गलती सच में उस शौर्य के बच्चे की है। आ जाने दो उसे, छोड़ूंगा नहीं मैं। यह कहकर वह भुनभुनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। गाड़ी अब जाकर मेन रोड पर निकली। श्रेयांश की नजरें निकलते ही सामने एक चाय की टापरी पर पड़ीं। उसे देखकर श्रेयांश के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, आगे तो बढ़ता रहूंगा, मगर पहले अपना मूड ठीक कर लेता हूँ। यह कहकर उसने गाड़ी उस तरफ बढ़ा दी। कुछ पल बाद वही चाय की टापरी पर वह दुकान वाले से बोला, भाई। उसकी बात पूरी होती कि ठीक उसकी बगल से एक आवाज आई, भैया, एक कप चाय। यह सुनकर अंदर दुकान वाला वहां काम पर लग गया तो वह लड़की वहां से थोड़ी दूर पर फोन पर किसी से बात करती हुई आगे बढ़ गई। वहीं पीछे श्रेयांश उस लड़की को पीछे से घूर कर रह गया। वह मन में, हम
आजकल के लोगों में ज़रा सा भी सलीका नहीं हूँ। यह कहकर उसने भी अपना ऑर्डर दिया और वहीं थोड़ी दूर पर बैठकर वह अपनी चाय का इंतज़ार करने लगा। वैसे इस वक्त उस जगह पर पास में ही घना जंगल होने की वजह से हल्की ठंड की धुंध अभी भी बनी हुई थी। श्रेयांश अपने हाथ रगड़कर, जल्दी कर श्रेयांश बेटा, वरना अगर रिम की बच्ची वहां पहुंच गई और तू देर में पहुंचा तो वह तेरी अच्छी खासी खबर ले लेगी। उसने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से दुकानदार बोला, आपकी चाय। यह सुनकर श्रेयांश अपनी जगह से उठकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। उसने वहां रखी चाय उठाई ही थी कि तभी उससे पहले पीछे उसी लड़की ने आकर उस चाय के कप को अपने हाथों में लेकर वहीं पैसे रख दिए। वहीं श्रेयांश अपने सामने से अमृत का निवाला जाता देख हैरान रह गया। अरे, वह मन में बोला, यह तो मेरी थी, फिर यह लड़की, इसे तो मैं। वह आगे बढ़ा मगर फिर आसपास लोगों को देखकर उसने रुक जाना ही बेहतर समझा, फालतू में बवाल मच जाता। यह कहकर वह घमंड के साथ सामने से अपना दूसरा कप उठाकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी से लगकर वह चाय के मजे लेने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। श्रेयांश के हाथ में पकड़ा उसका पर्स जमीन पर गिर गया। दरअसल हुआ यह था कि उसके ठीक पीछे एक लड़की फोन पर लगी हुई सामने से पलट रही थी, मगर उसका ध्यान गाड़ी से लगकर खड़े श्रेयांश पर नहीं गया, सो वह उससे आ टकराई। श्रेयांश उस पर गुस्सा करता कि तभी वह लड़की जल्दी से अपना जमीन पर गिरा बैग उठाती हुई, सॉरी। बस उसके मुंह से इतना ही निकला था कि उसकी मीठी सी आवाज सुनकर श्रेयांश थम गया। वह उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था, मगर बार बार उसके लंबे बाल उसे ढक लेते। वह लड़की जल्दी से अपना सामान उठाकर जल्दी से वहां से अपनी निकलती बस में चढ़ गई। वहीं श्रेयांश बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। वह अभी भी उसका चेहरा नहीं देख सका, मगर वह लड़की वहां से निकल गई। उसके जाते ही श्रेयांश धीमी से बोला, कितनी प्यारी आवाज थी। वह मुस्कुराया ही था कि तभी चाय वाला, भैया जी पैसे। यह सुनकर श्रेयांश जल्दी से बोला, जी, और चाय वाले को पैसे देने लगा। उसने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला, मगर अंदर कुछ नहीं था। उसने कोट चेक किया तो उसमें बस उसका फोन था। श्रेयांश मन ही मन, हा हा, शायद गाड़ी में रह गया। वह चाय वाले से बोला, मेरा पर्स गाड़ी में है, मैं अभी आता हूं। यह कहकर वह गाड़ी में भी चेक करने लगा, मगर वह भी खाली थी। अब श्रेयांश के चेहरे की मुस्कान एक सेकंड में ही गायब हो गई। वह आंखें फैलाए खुद को दोबारा टटोलने लगा, मगर उसके पास पर्स नहीं था। तभी उसे वह लड़की और उसी वक्त अपने हाथ में पकड़ा अपना पर्स याद आया। श्रेयांश अब एक पल के लिए जम सा गया। तभी चाय वाले की आवाज आई, भैया पैसे। यह सुनकर श्रेयांश की जैसे सांसें ही रुक गईं। वह कांपते हुए होठों के साथ बोला, मैं ऑनलाइन पे करूंगा। वैसे उसे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह जगह पहले ही सुनसान थी। वहां पर शायद ही उसने इतना ही सोचा था कि चाय वाले ने उसके सामने स्कैनर आगे बढ़ा दिया। श्रेयांश चौंका, मगर फिर उसने जल्दी से राहत में पैसे दे दिए। आधे घंटे बाद श्रेयांश खुद को खुस्ता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बड़बड़ाया, बैंक भी सीज करवा दिया मैंने, कंप्लेन भी कर दी, अब बस भगवान कोई मेरा पर्स लौटा दे। यह बोलकर वह निराशा में आगे बढ़ गया। वह वहां से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि तभी उसका फोन बजा। श्रेयांश ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ रिम बोली, श्रेयांश कहाँ पहुंचा तू? यह सुनकर श्रेयांश उखड़ा हुआ चेहरा लिए बोला, हम अभी पुलिस स्टेशन से निकला हूं। यह सुनकर रिम तुरंत हैरानी में बोली, पुलिस स्टेशन? क्या किया है तूने? यह सुनते ही श्रेयांश गुस्से में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, उस चोरनी ने मेरा पर्स चुरा लिया, समझी तू? यह सुनकर रिम दोबारा बोली, चोरनी? श्रेयांश बोला, हाँ। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजरें सड़क के किनारे पर ड्राइव करते हुए जम सी गईं। वही पीला टॉप, ब्लू जीन्स, उसके ऊपर ऊन से बनी जैकेट, खुले बाल। वह जोर से चीख उठा, यह तो वही चोरनी है। दूसरी तरफ आरव का ओन ऑफिस। आरव इस वक्त मीटिंग रूम में बैठा सभी मेंबर्स के साथ वहां किसी का इंतजार कर रहा था कि तभी सामने केबिन का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई।
सामने उसे देखते ही सबके होठों पर मुस्कान आ गई। सब उठकर दिशा का वेलकम करने लगे। वहीं नार्व, वह अपने गुस्से को रोकता हुआ मन में बोला, ये यहाँ क्या कर रही है? अमन को तो मैंने इन्हें अपने साथ ले जाने को कहा था। फिर आरव चुप हो गया तो दिशा ठीक उसके सामने बैठ गई। वह आरव की खुद पर नजरें महसूस कर पा रही थी। उसने एक नज़र बाकी सबको देखा और कहा, मीटिंग शुरू करते हैं। इन फाइल्स में आने वाले प्रोजेक्ट की सारी डिटेल है, आप सब इन्हें चेक कर लीजिए। यह बोलकर उसने फाइल्स की कॉपी सबकी तरफ बढ़ाई। आरव ने भी एक नज़र उसे घूर कर फाइल उठा ली। उधर सड़क किनारे श्रेयांश चीखा, चोर, इसे तो मैं। यह बोलकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और गाड़ी उस लड़की की तरफ घुमा दी। वहीं सामने किसी का इंतजार करती हुई उस लड़की की नज़र जैसे ही सामने तेजी से आती उस गाड़ी पर पड़ी तो पहले तो उसने उसे अनदेखा कर दिया, मगर फिर इतनी तेजी में आता देख उसकी आंखें फैल गईं। वह हैरानी में बोली, ये गाड़ी मेरी तरफ आ रही है क्या? अचानक से उस लड़की की चीख निकल गई क्योंकि वह गाड़ी तेज स्पीड में उससे टकराने को ही हुई थी कि तभी श्रेयांश ने जोर से ब्रेक मारकर गाड़ी को रोक दिया। सामने खड़ी लड़की गुस्से में चीखी, अंधे हो क्या? यह कौन सा तरीका है गाड़ी चलाने का? अभी मैं मर जाती तो। तभी श्रेयांश गाड़ी से निकलकर चीखा, अरे वाह, ज्ञान भी कौन दे रहा है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, शर्म नहीं आती? देखने में तो शरीफ घर की लगती हो, मगर ऐसे काम। श्रेयांश उसका चेहरा देखते हुए बोला। वहीं वह लड़की गुस्से में बोली, देखिए, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहां से। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी, समझे? श्रेयांश तुरंत बोला, तुम हैं मैं चोर नजर आ रहा हूं और तुम लड़की। मेरा पर्स अभी वापस करो, वरना पुलिस के पास तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, समझी? यह सुनकर वह लड़की हैरानी में बोली, पर्स? कैसा पर्स? और अपनी जबान संभाल कर बात करो, तुम जानते भी हो कौन हूं मैं? यह सुनकर श्रेयांश एक ऐंठ के साथ, क्यों, तुम नहीं जानती तुम कौन हो? खैर, मैं तुम्हें यहाँ जानने नहीं आया, चुपचाप मेरा पर्स लौटाओ, वरना मैं पुलिस को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, समझी? यह सुनकर सामने खड़ी लड़की आगे बोली, देखो, पहले तो मुझसे दूर रहकर बात करो और दूसरी बात, मैं ना तुम्हें जानती हूँ ना तुम्हारे पर्स को, समझे? श्रेयांश अब दोबारा अपनी कमर पर हाथ रख बोला, अच्छा, तो तुम्हारे पास मेरा पर्स नहीं है? सामने खड़ी लड़की भी उसी के लहजे में बोली, बिल्कुल नहीं। तो श्रेयांश अब बोला, ठीक है, अगर नहीं है तो अपना बैग चेक करो। यह सुनकर अब उस लड़की की आंखें बड़ी हुईं, मगर तभी सामने खड़े लड़के को देखते हुए उसने भी उस अकड़ के साथ अपना हाथ अपने बैग में डाल दिया। और तभी उसके हाथ में कोई अजीब सी चीज लगी, उस लड़की की भौहें सटीं। उसने झटके से हाथ बाहर खींचा तो उसके हाथ में एक आदमी का पर्स था। उस लड़की की आंखें अब फटी की फटी रह गईं। वहीं श्रेयांश, वह भी आंखें छोटी किए उसे घूरने लगा। वह लड़की लड़खड़ाते हुए आगे कुछ बोलती कि तभी श्रेयांश ने एक झटके में आगे बढ़कर उसके हाथ से अपना पर्स छीन लिया और बोला, तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं, समझी? यह बोलकर श्रेयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़की तुरंत बोली, देखो, मैं नहीं जानती कि यह मेरे पर्स। यह कहते कहते वह रुक गए। उसे याद आया कि कैसे अभी कुछ देर पहले वह एक आदमी से टकराई थी और शायद तभी जल्दी जल्दी में उसने अपने गिरे हुए सामान के साथ उस आदमी यानी श्रेयांश का पर्स भी अपने बैग में भर लिया था। उसने कस के आंखें भींच लीं और घबराहट में वह तुरंत बोली, देखिए, मैं सच में नहीं जानती थी कि यह सब कैसे हुआ, शायद गलती से। उसने इतना ही कहा था कि श्रेयांश ने घूमकर उसे घूरते हुए देखकर कहा, गलती? अगर अभी तुम अपना बैग चेक नहीं करती तो शायद मेरा पर्स भी नहीं देती। मैं सामने था इसलिए डर गई ना, मगर तुम जैसी चोरनियों को भी मैं अच्छे से जानता हूं, तुम्हें तो मैं सीधे पुलिस के हवाले करूंगा। यह सुनकर वह लड़की तुरंत बोली, देखो, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं कह रही हूं ना, ये सब गलती से हो गया। देखो, मुझे जाने दो, मेरे गार्ड्स बस आते ही होंगे। यह सुनकर श्रेयांश रुका और आंखें फाड़े बोला, वाह, मतलब मुझसे अकेले जीत नहीं पा रही हो तो अपने गुंडों को भी बुलाओगी, मगर उन्हें क्या,
उनके जैसे हजारों से भी मैं एक हाथ से लड़ सकता हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप चलो मेरे साथ। उसने इतना ही कहा था कि अब उस लड़की ने झटके में अपना हाथ श्रेयांश के हाथ से खींचा और वह चीखी, कह रही हूं ना गलती से हुआ यह सब, और मैं कोई चोर नहीं। रही बात मेरे आदमियों की तो वह मेरे बॉडीगार्ड्स। यह कहकर वह अपने कदम पीछे लेने लगी। अगर तुम यहां से अभी नहीं उस लड़की की तेज चीख निकली। श्रेयांश की आंखें फैल गईं क्योंकि उस लड़की का पैर पीछे एक बड़े पत्थर से टकरा गया था। वह दर्द में गिरती कि तभी श्रेयांश ने उसे आगे से थाम लिया। उस लड़की की पलकें बंद थीं, जिसमें से आंसू बहने लगे। वहीं श्रेयांश चौंक कर बोला, तुम ठीक हो? क्या होगा आगे? कौन है ये नई मेहमान? वही आरव की हैरान आंखें, जिससे वह भाग रहा था, वही उसके सामने एक बार फिर आ गई। कैसे संभालेगा आरव अब खुद को? आगे जाने के लिए पढ़िए सफ़र तेरे साथ। और अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आएं तो प्लीज़ मेरी और कहानियाँ भी पढ़ें। रेड हार्ट पढ़ने के लिए शुक्रिया।